आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 12 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, अर्थात मांग के नियम की। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मांग क्या होती है या मांग का नियम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मांग क्या है, व्हाट इज़ द डिमांड। जनरल भाषा में सामान्यतः हम कहते हैं मांग का अर्थ है किसी चीज़ को पाने की चाह से माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में यह भिन्न है। इसमें मांग में पाने की चाह के साथ साथ इसके मूल्य का मेजरमेंट भी किया जाता है। जैसे सपोज करें, यदि कोई एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 5 रुपये है, तो 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से यदि हम 10 पेंसिल लेना चाहें तो 10 पेंसिल हमारी क्या होगी, मांग मानी जाएगी। अतः मांग कहलाने के लिए जिन तत्वों का या जिन फैक्टर्स का होना जरूरी है वह निम्न प्रकार से है। पहला, पाने की इच्छा, मतलब डिज़ायर हमारी होना चाहिए। दूसरे, खरीदने की क्षमता, हमारी कैपेसिटी खरीदने की होना चाहिए। खर्च करने की तत्परता, हम किस तरह से खर्च कर रहे हैं उसकी तत्परता होना चाहिए। प्राइस, निश्चित मूल्य, मतलब एक कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए और एक निश्चित समय, कांस्टेंट समय होना चाहिए। ये 5 बातें मांग को प्रभावित करती हैं। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, या जिसको कहते हैं मांग का नियम। मांग का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अर्थशास्त्र में। मांग के नियम को किसके अंतर्गत लिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत लिया गया है। मांग का नियम कहता है कि सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए, अर्थात अन्य बातें समान रहने पर भी कह सकते हैं अपन इसको, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, किसी वस्तु की कीमतों का गिरना उसकी मांग को बढ़ा देता है, अर्थात हम कह सकते हैं कीमत में कमी मांग को बढ़ा देती है, तथा किसी वस्तु की कीमत का उठना, ऊपर होना, उसकी मांग को गिरा देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग का नियम मूल्य और मात्रा के बीच एक व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को बतलाता है, अर्थात कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी हो जाती है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रोफेसर मार्शल ने अपने शब्दों में इसको इस तरह से कहा है, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती जाती है। प्रोफेसर मेयर्स ने अपने शब्दों में यह कहा है कि क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि डायग्राम में हमने मांग के नियम को प्रदर्शित किया है, हमने नीचे लिया है संतरे की, जो ऑरेंज है उसकी कीमत को लिया है, और साइड में लिया है OY पर अपन ने क्या, उसकी मांग को लिया है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे मांग में कमी होती जा रही है। जैसे कीमत प्रति इकाई 1 रुपीज़ है तो मांग कितनी है, 5 है। कीमत बढ़ के 2 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, मांग 4 हो जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे कीमत 1 2 3 4 5 6 हो जाती है, मांग 5 4 3 2 1 कम होती जाती है। ABCDE बिंदु जो होते हैं ये इसके ज्वाइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं, या इनके क्या कहलाते हैं, मिलन के बिंदु कहलाते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने से जो कर्व प्राप्त होता है उसको हम डिमांड कर्व या मांग वक्र के नाम से जाने जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी असम्पशंस क्या होती हैं, मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती हैं। प्राय सभी अर्थशास्त्रियों ने इस नियम की क्रियाशीलता के लिए अन्य बातें समान रहें, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वाक्यांश का प्रयोग किया है। इसका अर्थ या मीनिंग यह है कि जिस परिस्थितियों में ये नियम फॉलो किया जा रहा है उन कंडीशंस में ये बातें कांस्टेंट रहना चाहिए। कौन सी बातें, कि व्यक्ति की आय कांस्टेंट होना चाहिए, उसके नेचर, उसके इंटरेस्ट, उसके फैशन आदि में जो परिवर्तन होते हैं वो नहीं होना चाहिए। प्राइस क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, वस्तु की कीमत भी क्या होनी चाहिए, स्थिर रहना चाहिए।
कोई नई स्थानापन्न वस्तु की खोज नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में किसी नए सब्स्टिट्यूट की खोज नहीं होना, नया सब्स्टिट्यूट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली भी नहीं होना, मतलब लग्जरी प्रतिष्ठा जो आपको अब अपन कई बार शान किसी झूठी शान से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिष्ठा सूचक प्रदान वस्तु भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये कुछ असेम्पशंस हैं, जब डिमांड ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है तब उसको मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे डिमांड टेबल, मांग तालिका क्या होती है। मांग तालिका एक या एक से ज़्यादा उपभोक्ताओं द्वारा निश्चित समय में किसी वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर की गई मांग की मात्रा के बारे में बताती है। मतलब कोई एक व्यक्ति है और वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक वस्तु की विभिन्न संभावित मूल्यों पर वस्तु की मांग की मात्रा को लेना चाहता है, तो वो किस तरह से विभिन्न मूल्यों पर अपनी वस्तु को परचेस करता है। एक जनरली एक अपना थॉट है, नियम विचार रहता है कि कम कीमत पर हम अधिक वस्तु को परचेस करते हैं और अधिक कीमत पर हम कम वस्तु को परचेस करते हैं। जैसा कि तालिका में दिया हुआ है, निश्चित समय में की गई वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग की मात्राओं की जो टेबल है वह निम्न प्रकार है। व्यक्तिगत मांग के आधार पर विभिन्न मूल्यों पर प्रति इकाई मूल्य कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। और संतरे की मांग कितनी है, जब 1 रुपीज़ है तो 90 है, 2 रुपीज़ है तो 18 है, 3 रुपीज़ है तो 70 है, 4 रुपीज़ है तो 60 है और 5 रुपीज़ है तो 50 है। अर्थात टेबल से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति जब अपनी वस्तु की कीमत में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो उसकी जो संभावित डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। इस तरह से हम इंडिविजुअल बेस के आधार पर डिमांड शेड्यूल को प्रकट कर सकते हैं। सेकंड है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, मतलब बाजार मांग तालिका। वो व्यक्तिगत मांग तालिका इंडिविजुअल हो गया, ये बाजार मांग तालिका। एक बाजार मांग तालिका में किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनकी सभी खरीदारों द्वारा या जो भी परचेस करने वाले हैं वस्तु की मांगी गई मात्राओं के कुल योग की सूची होती है। बिल्कुल साधारण भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि एक दुकान पर कई तरह के व्यक्ति जाते हैं, वो अपने अपने हिसाब से वस्तु खरीदते हैं। तो मान लीजिए A B C D ये 5 अपने व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने हिसाब से कीमत के आधार पर जो वस्तु को खरीदा है उन सब के संभावित मूल्यों का जो योग होता है वही बाजार की मांग तालिका कहलाती है। जैसे अपन ने टेबल में देखा हुआ है, संतरे की कीमत दी है 1 2 3 4 5 6 है। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति के जा रहा है। 1 रुपीज़ मूल्य पर जो क्वांटिटी दी गई है सबकी तीनों की अलग अलग है। कोई 90 परचेस कर रहा है, कोई 70 परचेस कर रहा है, कोई 170 परचेस कर रहा है। तो जो इन तीनों ए व्यक्ति का, बी व्यक्ति का, सी व्यक्ति का टोटल जो योग होगा वह बाजार की मांग तालिका के में उसको रखा जाएगा। कुल मांग जो होगी वो उस हिसाब से निकाली जाएगी। इसी तरह से फर्स्ट रुपीज़ पर तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो मांग की गई उसका योग। सेकेंड रुपीज़ जब बस संतरे की कीमत कितनी है, 2 रुपये है, तब ए बी सी के द्वारा जो मांग की गई है उसका योग। इसी तरह से 1 से 5 रुपये तक की जो कीमत की गई है और 5 रुपये तक की कीमत में जो ए व्यक्ति द्वारा, बी व्यक्ति द्वारा, सी व्यक्ति द्वारा जो परचेस किया जा रहा है, जितनी क्वांटिटी परचेस की जा रही है उन सब के योग को अपन बाजार मांग तालिका में प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से मांग तालिका या शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल होता है और एक मार्केट होता है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस, मांग के नियम के अपवाद। अपवाद मीन्स कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अपन ना उस नियम में फॉलो नहीं होने के बावजूद भी होती हैं। जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब मांग वक्र नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर उठता है। जैसे कि हमने आपको बताया डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और इसका रीज़न क्या होता है कि कीमत, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है और कीमत जब अधिक होती है तो मांग कम होती है। और दोनों में अपोजिट रिलेशन के कारण डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर ना जा करके नीचे दाएं से बाएं ऊपर की ओर जाता है। वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं? बुनियादी ज़रूरत की वस्तुएं जो बेसिक्स एसेंशियल्स होती हैं,
ऐसी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग अति आवश्यक होता है, जैसे आटा, दाल, चावल इत्यादि जो वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं का उपभोग व्यक्ति क्या करता है, नित्य प्रति करता है, लेकिन इनका मूल्य बढ़ भी जाए फिर भी इनका उपभोग करना छोड़ेगा नहीं। अतः यह मांग के नियम का अपवाद है कि कीमत में वृद्धि हो जाने के बावजूद भी उसकी डिमांड में कमी नहीं होती है, इसलिए डिमांड कर्व नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ होता है। सेकेंड हम बात करेंगे लग्जरी आइटम्स, विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं जैसे हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात आदि होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे ऊंची प्रतिष्ठा वाले लोग या ज़्यादा धनी लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो इन वस्तुओं क्या करता है, परचेस करता है। यह मुख्यतः दिखावे के लिए भी कई बार प्रयोग किया जाता है। इन वस्तुओं की कीमत यदि बढ़ भी जाती है तो लोग इसे खरीदना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि धनवान लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अतः वे ऐसी वस्तुओं का मुख्यतः उपभोक्ता भी बने रहते हैं। यह भी मांग के नियम के अपवाद की स्थिति बन जाती है जब वक्र बढ़ती कीमतों के बावजूद भी नीचे की ओर नहीं जाता है। नेक्स्ट है रेयर आइटम्स, दुर्लभ वस्तुएं। दुर्लभ वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं होती हैं, दुनिया में ऐसी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं होती हैं, इनकी मात्रा बहुत सीमित होती है। जैसे कोई दुर्लभ पत्थर हुआ, दुर्लभ कोई आर्ट हुआ, कला हुआ, जो बहुत समय बाद एक बार कोई स्टैचू बनती है तो दोबारा उसके बनने में मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को जब अपन बेचते हैं इनकी कीमत हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ती है, और उसकी डिमांड इतनी बल्कि हमारे लिए नहीं है, लेकिन कीमत हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ती है। इतनी अधिक कीमतों के बावजूद भी लोग अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं। अतः ये वस्तुएं भी मांग के नियम के अनुरूप काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गिफिन वस्तुएं, गिफिन आइटम्स। गिफिन वस्तुओं को अपन हिंदी में निकृष्ट वस्तुएं भी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं ऐसी विशेष वस्तु होती हैं जो सुलभ वस्तुएं होती हैं, जिनका यदि मूल्य कम कर दिया भी जाए तो इसकी मांग में कोई कमी नहीं होती है। यदि इनका मूल्य बढ़ा भी दिया जाए तब भी इनकी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए बाजरा है, जो अनाज के रूप में अपन लेते हैं, तो उदाहरण के रूप में उसको लेते हैं जब किसी व्यक्ति की आय कम हो जाती है तो गेहूं की कीमत बाजरे की कीमत से अधिक होती है, तो व्यक्ति गेहूं के मुकाबले किसका प्रयोग करता है, बाजरे का उपभोग करता है, क्योंकि वह गेहूं के मुकाबले सस्ता होता है। एवं इसके बाजार की मांग जब सस्ता होता है और व्यक्ति इसका उपभोग करता है तो बाजार में इसकी मांग, बाजरे की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन यदि उसकी आय बढ़ जाती है, यदि उसी की आय जब कम थी तो बाजरे का प्रयोग कर रहा था, लेकिन जब उसकी आय बढ़ जाती है तो बाजरे के मुकाबले गेहूं का लेना फिर पसंद करता है, जिससे बाजरे की मांग बाजार में फिर कम हो जाती है, और यह मांग के नियम के अपवाद की स्थिति को बना देता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका मीनिंग क्या निकला कि ऐसी गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत कमी होने पर मांग भी कम हो जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि डायग्राम में आपको स्पष्ट हो रहा है, ओ एक्स अक्ष पर अपन ने वस्तु की मात्रा को लिया है, ओ वाई अक्ष पर अपन ने मूल्य को लिया है। जब स्टार्टिंग में हमारा मूल्य कितना है, PM के बराबर है, तो वस्तु की मात्रा कितनी है, OM के बराबर, OM के बराबर है। यदि OM2 के बराबर है और यदि OM के बराबर है, यदि इसकी कीमत PM से कम होकर के RM2 हो जाती है तो मांग में वृद्धि होकर के OM से कितनी हो जाती है, OM2 हो जाती है। जैसे डायग्राम में क्लियर स्पष्ट हो रहा है, जब मांग कीमत कम होकर के PM से RM1 हो जाती है तो उसकी मांग में वस्तु की मात्रा में वृद्धि होकर के OM से OM2 हो जाती है। अब यदि कीमत में और कमी होकर के RM2 से कम होकर के LM1 हो जाती है तो मांग हमारी जो है वह OM2 से कम होकर के OM1 हो जाती है। अर्थात डायग्राम में क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि कीमत में कमी होने के बावजूद भी मांग में वृद्धि ना होकर के मांग में कमी हो जाती है। इस तरह से हमने आपको बताया कि ये मांग के नियम के कुछ अपवाद है जो हमें आपको फेस करना पड़ते हैं। इस तरह से इस टॉपिक हमारे यहाँ फिनिश होता है, डिमांड एंड डिमांड ऑफ लॉ। नेक्स्ट टॉपिक फिर लेकर के फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।